हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, सेल साइकिल क्या होती है ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो हम क्या बात करेंगे कि जैसे हम एक लाइफ की बात करें तो लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एक सिंगल सेल से। अगर एक छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो भी एक सेल से बन रहा है, और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म भी देखें तो वो सेल से बन रहा है। यानी स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब जो है उनकी लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है? सेल से। मतलब एक सिंगल सेल बड़ा ऑर्गेनिज्म भी बना के दे रहा है और छोटा भी। बट ये कैसे हो? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम मान लें हमारे पास ये एक सेल है। ओके, अब ये सेल क्या करेगा? सबसे पहले अपना साइज बढ़ाए, ये ग्रोथ करे। ये ग्रो हो गया, हम इसको क्या बोल रहे हैं? हम इसको बोल लेते हैं पेरेंटल। ठीक है, ने अपना साइज बना दिया और हम इसको क्या बोल रहे हैं? पेरेंटल सेल। और अब ये रेडी हो गया किसके लिए? डिवाइड करने। तो इसने क्या बनाए? दो डॉटर सेल बना दी। ठीक है, पेरेंटल सेल ने दो डॉटर सेल बना दी। यानी हमने क्या बोला यहाँ पर? सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, पेरेंट सेल ने डॉटर सेल। बट क्या हुआ? पहले एक सेल ने ग्रोथ करी, फिर उसके बाद वो डिवाइड हुआ। ऐसे ये जो डॉटर सेल हैं ये भी पहले ग्रो करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। ये भी पहले ग्रो करेंगे फिर डिवाइड। ठीक है, और ये जो डॉटर सेल है इन्होंने भी क्या करा? ग्रो किया और फिर डिवाइड किया। ग्रो किया फिर डिवाइड किया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक सेल से दो बने, दो से चार बने, आठ बने, मतलब डबल होते जा रहे हैं। यानी एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो साइकिल चल रहा है ये कैसा है? ये पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा है। मतलब एक सेल पहले ग्रोथ कर रहा है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं किया और डायरेक्ट डिवाइड किया, नहीं, पहले वो ग्रो करेगा फिर उसके बाद वो डिवीजन के लिए रेडी होगा। पहले वो अपने आप को तैयार करेगा फिर ही वो डिवीजन करेगा। तो ये जो पूरा सीक्वेंस चल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम सेल साइकिल। तो यहाँ पर क्या लिखा है सेल साइकिल के बारे में? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम यानी डीएनए को वो क्या कर रहा है? डुप्लीकेट कर रहा है। वो में हम बोल रहे हैं कि सेल ग्रोथ में वो क्या कर रहा है? अपना डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है। सिंथेसाइजेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। जितनी भी सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की सिंथेसिस कर रहा है। और फिर जाकर, यानी जब वो एक ग्रो कर गया पूरी तरह से, उसने डीएनए रेप्लिकेशन कर ली, अपने जितने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट थे सेल में वो सबकी सिंथेसिस कर ली, फिर उसके बाद जो है वो रेडी हो गया डिवीजन के लिए और उसने दो डॉटर सेल बनाए। तो ये पूरा जो सीक्वेंस चल रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल बोल। बात आती है सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो देखो क्या हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है ये। ओके, इस सेल ने क्या किया? इसने सेल ग्रोथ तो कर ली, ग्रो तो हो गया, बट डिवाइड नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं हुई। तो क्या हुआ? डॉटर सेल नहीं बने। यानी इस सेल के पास जो भी इसका कंटेंट था वो दूसरे सेल्स में पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो बन ही नहीं रहे हैं, डिवाइड तो ये कर नहीं रहा। तो क्या हुआ? इसने अपना कंटेंट रीस्टोर नहीं किया। ओके, वो ज़रूरी है क्योंकि दूसरे सेल्स में पहुंचकर क्या हो रहा है? इसका कंटेंट रीस्टोर हो रहा है। इसके पास जितने ऑर्गेनल्स, प्रोटीन्स, डीएनए वगैरह वो दूसरे सेल में, डॉटर सेल में पहुंचने थे, बट अब नहीं पहुंचेंगे क्योंकि इसने डिवीजन नहीं करी। या हम दूसरी कंडीशन ऐसे ले लें कि एक सेल है, ठीक है, उसने क्या किया? डायरेक्ट जो है ग्रोथ नहीं करी। ये हमारे पास सेल है, इसने डायरेक्ट क्या करा? डिवाइड कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट ये डिवाइड हो गया, सेल डिवीजन कर ली, ग्रोथ नहीं करी। तो ग्रोथ तो क्या होगा? जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके पास क्या होगा? आधा अधूरा सामान होगा। मतलब इसके पास अगर डीएनए जो है, इसने डिवाइड ग्रोथ तो किया नहीं है तो डीएनए डुप्लीकेट नहीं हुआ। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स थे, प्रोटीन्स थे, वो भी नहीं आए इसके अंदर। तो कुछ डॉटर सेल में कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो यानी अबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए सेल साइकिल बहुत ज़रूरी है और ये एक सीक्वेंस में ही चलता है। ठीक है, अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है जो एनसीईआरटी में है, क्या कि जो हमारा सेल ग्रोथ है, जो सेल ग्रोथ है, अगर हम उसमें साइटोप्लाज्मिक वे में बात करें तो ये कैसा प्रोसेस? साइटोप्लाज्मिक वे में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है, यानी हम देख रहे हैं कि जैसे हमने अभी समझा था कि ये एक सेल है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो लगातार हो रहा है।
इसीलिए सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी सेल जो डॉटर सेल आ रहा है वो पहले ग्रो कर रहा है, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, उसके बाद ही वो डिवाइड हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सेल ग्रोथ जो है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, जो हर जगह हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या होता है, वो हमें एक स्पेसिफिक फेज में ही देखने को है, एस फेज, और जिसको हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इस फेज में ही सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होगा और हमें ये कॉन्टिन्यूसली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एस फेज ही ऐसी स्टेज है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये कैसा है, स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना। अब हम फेजेस के बारे में बात करते हैं, कितनी फेजेस होती हैं सेल साइकिल में। फेजेस ऑफ सेल साइकिल हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट हम और जान लेते हैं। बात करते हैं सेल साइकिल के ड्यूरेशन की। तो देखो, जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, मतलब किस तरह का ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो इसमें टाइम वेरी होगा सेल साइकिल का। दूसरा, सेल किस तरह का है, सेल की जो टाइप है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी जो होता है वो इसका ड्यूरेशन वेरी करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल है ह्यूमंस का। ह्यूमंस के अंदर जो सेल साइकिल है वो 24 घंटे में कंप्लीट होती है, ठीक है, 24 आवर्स की होती है। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के अंदर जो है वो सेल साइकिल 90 मिनट्स की होती है, यानी 1.5 घंटे की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फेजेस की। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में देखें तो यहाँ पर हमें 2 फेज देख रहे हैं हम। एक ये जो ब्लू कलर का पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये इतना बड़ा फेज, तो हम बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। 2 फेजेस में डिवाइड है। पहली फेज आती है इंटरफेज। इंटरफेज में भी 3 फेजेस आ रही हैं, G1, S और G2 फेज। तो इस डायग्राम से हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि 2 फेजेस में डिवाइड है और एक फेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़ी फेज है, आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो इस फेज में लग रहा है। और बाकी ये जो ब्लैक पोर्शन वाली इतनी फेज दिख रही है ये होती है एम फेज और माइटोसिस फेज। तो यानी 24 घंटे की जो सेल साइकिल होती है इसमें 1 घंटा सिर्फ एम फेज में होता है, यानी सेल डिवाइड करता है इस एम फेज के अंदर। 1 घंटे के अंदर सेल डिवीजन होता है, बाकी सारा का सारा कहाँ टाइम लगता है, इंटरफेज में। यानी इंटरफेज कैसी फेज है, प्रिपरेटरी फेज, जिसमें सेल जो है वो अपने आप को ग्रो करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह वो सब इस इंटरफेज के अंदर होता है, ठीक है। 3 तरह की है ये, G1, S और G2 फेज। अब हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे इंटरफेस के ही बारे में। तो अभी देखते हैं कि इंटरफेस क्या है, ठीक है। तो इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस को हम बोलते हैं इट रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। हमने पढ़ा अभी एम फेज, माइटोसिस फेज, ठीक है। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस में 3 फेजेस आ रही थी, हमने अभी देखा कौन कौन सी, पहली G1, दूसरी S और तीसरी G2 फेज। उसके बाद कौन सी फेज शुरू होती है, दूसरी फेज, जिसको हम एम फेज बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये एंड फेज, क्योंकि ये सेल साइकिल चल रहा है, तो एम फेज के बाद फिर से कौन सी फेज आएगी, G1 फेज, फिर उसके बाद S फेज, फिर G2 फेज, फिर उसके बाद फिर से एम फेज, ऐसे पूरा साइकिल चलता जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है कौन सी फेज, 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच की जो फेज आती है, यानी ये वाली फेज, ये पूरी जो है ये इंटरफेज हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल अभी काम नहीं कर रहा, अभी वो अपने आप को तैयार कर रहा है, यानी यहाँ पर सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ होगी और डीएनए रेप्लिकेशन होगा, बट एक सिस्टम में होगा। ऐसा नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन पहले हो गया और सेल की ग्रोथ बाद में, नहीं, एक सीक्वेंस में होगा ये काम, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाँ ये बात तो हमने अभी देखी, 24 आवर का जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है एक ह्यूमन सेल का, उसमें से जो सेल डिवीजन की फेज़ है, यानी जो एम फेज़ है, माइटोसिस फेज़ है, वो सिर्फ 1 घंटे की होती है, बाकी सारा का सारा टाइम इंटरफेज में जाता है। इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो इंटरफेस 3 फेजेस में डिवाइड है, G1 और गैप 1 फेज, S फेज, इसको सिंथेसिस और सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, और G2 फेज और गैप 2 फेज। अब हम बात करेंगे सबसे पहले G1 फेज क्या होती है। अब देखो G1 फेज को हम क्या बोलेंगे, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखो हमने 2 फेजेस के ही बारे में बात करी है, एक होती है इंटरफेज जिसमें 3 फेजेस आती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और एक होती है हमारे पास फिर दूसरी फेज एम फेज। एम फेज एंड होती है, फिर से इंटरफेज शुरू हो जाती है और फिर ये तीनों फेजेस आ जाती है, फिर से एम फेज आ जाती है। यानी
डीएनए रेप्लिकेशन के पहले यानी एस फेज के पहले और माइटोसिस जब एंड होती है तब जो शुरू होती है इंटरफेज की पहली स्टेज G1 फेज, वो कहलाती है। ओके, अब G1 फेज कैसी है, इसमें यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव होता है रहता है, लेकिन अपना डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं करता। मतलब डीएनए की सिंथेसिस होगी बट रेप्लिकेशन जो है वो इस फेज में नहीं होगी G1 फेज में। यहाँ पर क्या होगा, हम बोल सकते हैं अगर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है, यानी डीएनए सिंथेसाइज होगा, आरएनए सिंथेसाइज होगा। इस फेज में एंजाइम्स जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे। इस फेज में लिपिड्स की सिंथेसिस होगी। मतलब सेल जितनी भी एसेंशियल चीज़ें उसको चाहिए उन सब चीज़ों की सिंथेसिस अपने अंदर कर लेगा इस G1 फेज में, यानी प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए सबकी सिंथेसिस हो जाएगी। ओके, ये तो G1 फेज में हो गया। अब आती है एस फेज और जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। डीएनए सिंथेसाइज होकर रेप्लिकेट कौन सी फेज में करेगा, वो करेगा एस फेज में, यानी सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करेगा। अब इस फेज में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझना है वो क्या है। देखो, डीएनए अगर G1 फेज में 2C था, 2C का मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए यानी उसका जो अमाउंट है, अगर G1 फेज में 2C था तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ठीक डबल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4C। कैसे होगा उसको भी हम समझेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर G1 फेज में क्रोमोसोम का नंबर 2n है तो यहाँ पर भी एस फेज में 2n ही रहेगा। कैसे, अब उसको समझते हैं। देखो, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये हमारे पास एक सेल है। ओके, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या है, पूरा ऐसा धागा जैसा पड़ा हुआ है, पूरा उलझा सा एक धागा पड़ा हुआ है पूरा, है ना। अब हमें ये धागा कैसा सिंगल दिख रहा है। ओके, ये कौन सी फेज हुई, G1 फेज। अब जब हम एस फेज में जाएंगे तो यही जो उलझा सा धागा है ये क्या होने लग जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ये सिंगल दिख रहा है ना, तो अब जैसे हम डबल डबल एस बनाते हैं ना, इस तरह से ऐसा बनने लगेगा। फिर यहाँ पर ये ऐसा बनने लगेगा, इस तरह का ऐसा डबल डबल हो जाएगा। ये पूरा इतना भी है ना, सब जगह पे हमें ये ऐसा डबल सा दिखेगा। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा। मतलब G1 फेज में जो है वो ही एस फेज में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो डीएनए है वो किस फॉर्म में पैक हो रखा है, वो क्रोमैटिन की फॉर्म में पैक हो रखा है। इंटरफेज में डीएनए कौन सी फेज में किस तरह से पैक हो रखा है, क्रोमैटिन फॉर्म में। मतलब जो क्रोमोसोम का फॉर्म है, यानी ये वाला जो शेप आ रहा है ना, ये शेप कब आएगा, ये शेप आएगा एम फेज में, जब हम माइटोसिस शुरू करते हैं उस फेज में जो है ये शेप आएगा क्रोमोसोम का। अभी जो है ये कैसी फॉर्म में, क्रोमैटिन फॉर्म में प्रेजेंट हो रखा है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। और थोड़ा सा हमें यहाँ पर आइडिया लग गया कि जैसे G1 फेज में ये पूरा सिंगल धागा है तो यहाँ पर हमें 2 धागे दिख गए। यानी हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तभी हमने बोला कि डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा एस फेज में, G1 फेज से डबल हो जाएगा। ओके, बट ये चीज़ जो है क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा दोनों में। इस बात को हम इस उलझे हुए धागे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, ये क्रोमैटिड जो है इस फॉर्म में समझते हैं। यानी जो एम फेज में ये इस तरह की शेप लेगा, ठीक है, उसमें हम समझेंगे। क्योंकि एम फेज में क्या होगा, ये जो उलझा हुआ सा धागा ये सुलझने लग जाएगा। माइटोसिस जब शुरू करेंगे तो ये जो ऐसा उलझा हुआ सा धागा हमें दिख रहा है ना, ये सुलझेगा, छोटा होएगा, कंडेंस होगा और ये क्रोमोसोम की पूरी प्रॉपर शेप ले लेगा। ठीक है, तो हम इसको समझने के लिए ये एम फेज में जैसा होता है ना वैसा ले रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं एक ही हमारे पास क्रोमोसोम है और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम क्या बोल रहे हैं हम, एक तरीके से क्रोमैटिड की फॉर्म में है। ओके, तो ये एक क्रोमैटिड हुआ और ये दूसरा क्रोमैटिड हुआ। किस में है, ये G1 फेज में, 2 हैं। ओके, अब यहाँ पर जब रेप्लिकेशन होती है तब क्या होगा, ये हमारे पास ये एक क्रोमैटिड था तो यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, और एक ये दूसरा वाला था, ये भी डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम बना रहे हैं और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम बना रहे हैं। मतलब ये क्रोमोसोम 1 है तो ये क्रोमोसोम 2 है। अब यहाँ पर अगर G1 फेज में क्रोमोसोम का नंबर 2n है तो यहाँ पर एस फेज में भी 2n ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सेंट्रोमेयर, अगर यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से ज्वाइन है, ऐसे ही रेप्लिकेशन के बाद भी ये सेंट्रोमेयर है लेकिन 2 क्रोमैटिड्स हैं।
ठीक है, सेंट्रोमियर लेकिन दोनों क्रोमेटिड्स का एक ही है। तो जब भी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेंट्रोमियर एक ही होता है तो वो एक ही क्रोमोसोम आता है। ओके, ऐसे ही सेम इसका है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है क्योंकि दोनों का सेंट्रोमियर सेम है, इसीलिए नंबर जो है वो क्रोमोसोम का सेम होगा। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो क्या होगा, इसका ये डीएनए, इसका ये डीएनए, तो डीएनए जो है यहाँ पर 2C है और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो जाएगा 4C, तो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। ओके, इसीलिए ये चीज़ हमें इस फॉर्म में जो है ये क्रोमोसोम जो एम फेज़ में होता है ना, इस शेप में आता है, तो इससे हमें थोड़ा समझने में आसानी होती है, इसलिए हमने थोड़ा इस फॉर्म में ले लिया। नहीं तो ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन फॉर्म में ये बात समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए इसको ऐसे समझाया है। ओके, तो ये चीज़ हमें पता लग गई। अब हमें क्या बोल रहे हैं एस फेज़ के अंदर, लास्ट पॉइंट, कि एस फेज़ के अंदर क्या होता है, जो डीएनए है रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होती है, लेकिन जो सेंट्रियोल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रियोल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें G2 फेज़ और G0 फेज़ की। तो देखो G2 फेज़ में क्या होगा, यहाँ पर भी सेल की ग्रोथ होगी, यहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, यहाँ पर स्पिंडल प्रोटीन्स जो होंगे इनकी सिंथेसिस हो जाएगी। ओके, स्पिंडल प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस भी होगी और एटीपी फिर स्टोर होके रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ये G0 फेज़ में होगा। उसके बाद आती है G2 फेज़ में होगा। अब आती है लास्ट में एक G0 फेज़ भी आती है। इस फेज़ में क्या होता है कि जैसे कुछ अडल्ट एनिमल्स में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवीजन शो नहीं करते, जैसे हार्ट सेल्स हैं। ठीक है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करेंगे। मतलब ये कब डिवाइड करेंगे, अगर कोई सेल की डेथ हो गई या सेल में इंजरी हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये डिवाइड करते हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, G1 फेज़ से, ठीक है, एग्जिट होकर कहाँ एंटर कर जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज और G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो सेल्स होंगे ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, बट क्या होगा, ये डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, तो ये G0 फेज़ आती है। तो ये आज हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा देखा कि सेल साइकिल क्या होती है।